नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 22 जनवरी है। आज के ठीक एक साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज का दिन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत पवित्र है। लेकिन आज मेरी डिबेट इस विषय पर नहीं है, लेकिन यह विषय का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक साल पूरा हो गया और जिन लोगों ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण बांटे जा रहे थे, तो जिन लोगों ने सबसे पहले निमंत्रण मांगे थे, उनमें से ज्यादातर नेता इस देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर ज्यादातर लगभग सभी नेता एक साल बाद भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए हैं। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन निष्कर्ष आप निकालिए। सिर्फ याद दिला रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे पहले इस बात की शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री को क्यों दिया जा रहा है निमंत्रण हमें देना चाहिए, हम भी जाएंगे। लेकिन खड़गे जी सहित कांग्रेस के नेताओं को और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को जो निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण मिलने के एक साल बाद भी आज ये लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो राम मंदिर का दर्शन करने भी नहीं गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा आज का विषय नहीं, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आज जो विषय है वो अपने आप में, उस पर हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन वो विषय कई बार चर्चा करने के बावजूद हमेशा इंपॉर्टेंट देश के लिए बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि देश के संसाधनों पर, आखिर बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इन घुसपैठियों का जो कब्जा है वो कब तक बना रहेगा? कब तक देश के संसाधनों को ये घुसपैठिए लगातार लूटते रहेंगे? ये सवाल हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन आज ये सवाल एक बार फिर से मौजूद इसलिए हो गया है, ये नहीं कि चुनाव है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 चुनावों में, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका मुद्दा मुखर होकर सामने आया है। अब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में भी यह मुद्दा उठकर आ रहा है। लेकिन यह मुद्दा गंभीर तब हो गया जब मुंबई में सैफ अली खान को हमने देखा। सैफ अली खान पर जो हमला करने वाला था, जिसके बारे में जो अब तक जानकारी आई है वो ये कि वो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो 2000 किलोमीटर दूर से भारत आया और उसने भारत में किस तरह से मुंबई में आकर के अपने दस्तावेज बनवाया और उसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया। सैफ अली खान तो अपने घर पे आज सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन एक बांग्लादेशी जिसका अपराध पकड़ा गया, पर ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। और सवाल ये है कि कोई अपराध करे या ना करे, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आखिर भारत में क्यों आए? इस बीच ये मुद्दा, मैंने कहा, महाराष्ट्र में भी सुर्खियों में है, दिल्ली में भी सुर्खियों में है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी सुर्खियों में था, दिल्ली में भी सुर्खियों में है। और कहीं कहीं अब अच्छी बात यह है कि इसके खिलाफ थोड़ा थोड़ा एक्शन भी दिख रहा है। कई जगह की सरकारें एक्शन मोड में दिख रही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो एक्शन मोड में हैं। त्रिपुरा में हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली में एलजी ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस बात का आदेश दिया था कि जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। और महाराष्ट्र में बाकायदा एसआईटी बना दी गई है 2 जिलों में, क्योंकि वहाँ पे जानकारी ये लगी है कि वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, एक सिंडिकेट काम कर रहा था जो इनके बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट और ऐसे कई दस्तावेज बना रहा था। अब ये सब जब चीज़ें सामने आई हैं तो महाराष्ट्र सरकार तुरंत हरकत में आई और महाराष्ट्र में एसआईटी बनाकर और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसको भी लगा दिया गया है कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको पहचाना जाए, उनको निकाल बाहर किया जाए। अब घुसपैठियों को, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई हैं, नोएडा में भी एक अभियान चल रहा है, गाजियाबाद में भी एक अभियान चल रहा है, यूपी सरकार ने भी इस बारे में जो है एक्शन लिया। तो सवाल यह है कि हर जगह पर कुछ कुछ एक्शन दिख रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इस एक्शन को किसी ना किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। वो कैसे होगा? क्या इस पूरे एक्शन को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में क्या पॉलिटिकल पार्टियां रुकावटें पैदा करती है? क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, हर तरफ से होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। लेकिन सवाल यह है कि अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अब एक मंच से एक विचार बनाना पड़ेगा
कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से कैसे आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। इसी पर आज चर्चा करेंगे। अब की बार घुसपैठियों पर आर पार कैसे होगा, आर पार उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर जो आजकल के जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको सुनवाता हूं। अगर बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिए निकल रहे हैं जगह जगह से, तो ये किसका फेलियर है? ये पूरी तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार का फेलियर है। लेकिन वो अपनी गलती न मानकर उन्हीं के नेता किरीट सोमैया बार बार उन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में है, उन्हें ढूंढा जाना चाहिए। तो कौन ढूंढेगा? विपक्ष ढूंढेगा। जहाँ से भी आते हो उनको यहाँ ढूंढकर उठाकर वापस भेजना ये हमारा कर्तव्य है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं ओपोजिशन को कि भाई इस काम में मदद करो। बांग्लादेशी नहीं, जो भी इस देश में परदेशी नागरिक आते हैं इलीगल तरीके से, उनको निकलना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। बांग्लादेशी पाया गया है, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इलीगल इमिग्रेंट्स की चिंता जाहिर करती है, दूसरी तरफ सत्ता के 11वां साल चल रहा, तो कर क्या रहे हैं? ये किससे कह रहे हैं? भारत धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आके यहाँ रुक जाए। बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका हो, वो घुसपैठियों के खिलाफ हैं कि उनके देश में कोई आ जाए। हमारा देश क्या है, कोई भी आ जाएगा, इससे देश को खतरा होता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और ये रोहिंग्या हो, उनको निकाल बाहर करेंगे। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है और बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में बढ़े हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। हमारा यहाँ बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है और यूजुअली नहीं आ पाते हैं। ये तो इनके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हैं क्या सिचुएशन है, जरूर इसमें कार्रवाई हो रहा है और मेरे ख्याल से कोई आने नहीं पाएगा। पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया। जहां भी केस हो, सैफ अली खान हो या एक आम नागरिक, हमारी विचारधारा स्पष्ट है कि कहीं भी अपीजमेंट की राजनीति नहीं, कार्रवाई करना है तो कानून के अनुसार। तो चलिए, ये तो तमाम जो बयान थे इस पूरे मसले पर, लेकिन ज़्यादातर बयानों में आपने देखा विपक्ष इस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि भाई एक एक को निकाला जाएगा। दूसरी तरफ किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि विपक्ष को इसमें मदद भी करनी चाहिए। कैसी मदद करनी चाहिए? राष्ट्रीय मुद्दा है, मदद तो करनी चाहिए, लेकिन किस तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं? और सरकार से सवाल यही होगा कि भाई आखिर सरकार के पास स्ट्रैटेजी क्या है? अगर देश में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या है? इन सब पर आज अब चर्चा करेंगे, क्योंकि अब की बार घुसपैठियों पर आर पार ये होना ही चाहिए। क्योंकि आज अगर सैफ अली खान के घर में घुसे हैं घुसपैठिए, कल को आपके हमारे किसी के भी घर में घुसेंगे। ये किसी के सगे नहीं हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी है। इसी सब पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूँ। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आनंद दुबे जी आपसे शुरू करूंगा और मेरा आज एक निवेदन है सभी पैनलिस्ट से। और ये निवेदन मेरा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जब मैं सबके बयान सुनता हूं तो मुझे लगता है कि सब ये मानते हैं, एक मत से मानते हैं कि ये एक बड़ा गंभीर खतरा है देश के लिए। सभी मान रहे हैं सबके बयान देख करके।
तो मुझे लगता है अगर हम खतरा ये मानते हैं तो हम इसके सॉल्यूशन पर भी आज जरूर बात करें। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप लोग ये भी जरूर सुझाएं, ठीक है सरकार अगर ने इसमें कमी की, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकार को लगता है कि भैया इसमें हमने इतना किया, वो सरकार बताए, लेकिन सॉल्यूशन साथ साथ बताइएगा। सिर्फ ये नहीं कि राजनीतिक रूप से हमें इस पर जो है राजनीति करनी है, हमें इस पर सरकार को घेरना, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन आज इसकी सरकार कल उसकी सरकार, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन घुसपैठियों को नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर होना चाहिए। तो मैं आनंद दुबे जी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपका अभी एक स्टेटमेंट चला और हम किरीट सोमैया जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा भाई विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि मदद करेगी, वो आपसे भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी सर के ऊपर जा रहा है? अशोक जी नमस्ते। देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज तक ये कंटिन्यूअस एक विषय बना हुआ है कि घुसपैठियों को कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे इनको निकाला जाए, कैसे जेलों में डाला जाए, चाहे उनको उनके देश भेजा जाए। ये कोई एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार इसका विषय ही नहीं है। ये सामूहिक प्रयास से ही होगा। इसमें पक्ष विपक्ष सभी को बैठना होगा। आप सबको भी पता है कि 5 राज्य ऐसे हमारे देश में जिसकी सीमा बांग्लादेश से टच करती है। जैसे सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, फिर असम है, फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय है और फिर मिजोरम, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि जो है वो पश्चिम बंगाल से है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ने इस विषय को लेकर कोई वार्तालाप की, कोई बैठक की? अगर की होगी, रिकॉर्ड में होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो उसी में पता चले। लेकिन ये कहना कि नहीं विपक्ष अब इसको बोलना बंद कर दे, विपक्ष अब इसका सवाल उठाना बंद कर दे, ये तो असंभव है। चाहे हम सरकार में होंगे तो आज जो सरकार में वो विपक्ष में होंगे, आज जो सरकार में और हम विपक्ष में, हम तो पूछेंगे या कोई भी पूछेगा कि भाई घुसपैठियों को कैसे चिन्हित किया जाए। आपको भी पता है कि राज्य सरकारों का कानून व्यवस्था का एक विषय होता है, पुलिस उनके अधीन आती है। कोई भी नागरिक अगर हमारे देश में है तो उसको 3-4 टाइप के कार्ड बनवाने होते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो। ये बनते कैसे हैं? ये तो राज्यों का विषय है ना। इसमें जो देश है सामूहिक, उसको तो राज्यों में बांट दिया गया कि भाई ये महाराष्ट्र है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार। अगर घुसपैठियों के आई कार्ड आसानी से बन जा रहे हैं और घुसपैठी यहां घिल मिल जा रहे हैं, ये तो सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ तो हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से, मीडिया की वजह से ये सबकी निगाह में आया, वरना ऐसे छोटी मोटी चोरियां शायद रोज हो रही होंगी, कोई न कोई बांग्लादेशी कर रहा होगा, हमें तो नहीं पता चलेगा। समझ तो ये किसका फेलियर? अगर हम एक विपक्ष में होने के नाते हम ये कह रहे हैं क्या बांग्लादेशियों को यहां रखना चाहिए, हम ये कह रहे हैं क्या घुसपैठियों को अलाउ करो, नहीं, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन अगर सरकार में ही बैठे किरीट सोमैया, सरकार में बैठे ही मिलिंद देवरा, सरकार में ही बैठे संजय निरुपम ये सवाल उठा रहे हैं कि अब बस हो गया, अब उनको ढूंढा जाना चाहिए, तो एक बात तो हमें बताइए कैसे ढूंढा जाना चाहिए? जिसके पास पुलिस है, जिसके पास सीआईडी है, जिसके पास एनआईए है, जिसके पास खुफिया एजेंसी है, वही ढूंढेगा ना। हम तो बहुत करेंगे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम अगर आपका साथ न दे तब आप हमें कहिए, लेकिन अगर आपके राज्य में चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, अगर धड़ल्ले से इनके नकली दस्तावेज बन जाएंगे, ये यहीं छुप जाएंगे, तो जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। भाई हर जगह सैफ अली खान जैसा बड़ा कलाकार तो नहीं है। कितनी चोरियां देश में हुई होंगी जिसका अभी तक कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा जो बांग्लादेश। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सिंडिकेट जो है वो पकड़े गए हैं। दिल्ली में भी सिंडिकेट पकड़ा गया, ये जो है महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया, कई और राज्यों में सिंडिकेट ऐसा जो इनके दस्तावेज बनवाता है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है कि भाई ये आते हैं और एक लेवल क्रॉस करते हैं, जहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां से क्रॉस करके जब अंदर आते हैं तो एक सिंडिकेट है जो इनके दस्तावेज बनवाता है। तो इसके 2-3-4 इसके पक्ष हैं। पहले वो घुसते कैसे हैं, उनको क्या वहां रोका जा सकता है, जब घुस जाते हैं तो उनके दस्तावेज कौन बनाता है, क्या उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। उसके बाद दस्तावेज जब जो लोग दस्तावेज बनवा भी लेते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है जिनके पास दस्तावेज हैं, और उसके बाद जब सरकार आइडेंटिफाई करती है, डिपोर्ट करती है या डिपोर्ट करने की कोशिश शुरू करती है, तो उसके बाद कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। ये तमाम चीजें अलग अलग पक्ष है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी बताइए सर, आपकी सरकार है, बार बार वो कह रहे हैं सवाल पूछना तो हम नहीं छोड़ेंगे, और बिल्कुल सवाल पूछने का उनका अधिकार है। 10 साल से आपकी सरकार है, और हो क्या रहा है कि अभी
लगातार चुनावों में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, चुनाव में ये मुद्दे उठ रहे हैं। सवाल है कि चुनाव में मुद्दे उठे, उससे एतराज नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है आपके पास? देखिए अशोक जी, बहुत अच्छा आज आपने विमर्श प्रारंभ किया और बहुत स्वस्थ विमर्श होगा ऐसी मुझे उम्मीद है जी। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ये पिछले 7 दशकों का मुद्दा है और 1970 के दशक में तो बहुत बड़े पैमाने पे घुसपैठ हुई और 2004 में संसद में तत्कालीन गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में 1.2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में निवास कर रहे हैं। 1983 में भी घुसपैठ का मामला बड़े पैमाने पर असम में हुआ, मुद्दा बना, सरकार बदल गई, वहां पर असम गण परिषद की सरकार ही जो है घुसपैठ के मुद्दे पर ही आई थी, आप भली भांति जानते हैं। और 1983 में जो है IMDT एक्ट भी बना था और IMDT एक्ट किस तरह से घुसपैठियों के पक्ष में था। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में IMDT एक्ट जो बना वो पूरी तरह से घुसपैठियों के पक्ष में था। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर 2005 में उस कानून को रद्द किया और माना कि IMDT एक्ट से उल्टा घुसपैठियों को संरक्षण मिलता था। बाकायदा 1995 में जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महाराष्ट्र की सरकार ने बांग्लादेशियों को, चूंकि 1995 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाया था और उनको वहां से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो पश्चिम बंगाल की तत्कालीन ज्योति बसु की सरकार ने विरोध कर दिया और यहां से जो लोग भेजे गए महाराष्ट्र से पकड़ के शिनाख्त करके उनको बंगाल में प्रोटेस्ट होगी, बंगाल की सीमा से भेजा जाना था। वहां बाकायदा उनको रोका गया और उस पूरी प्रोसेस को खत्म किया गया। आज भी बंगाल में 96% जो हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं को बाड़ लगाने का काम किया है आदरणीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री बनने के बाद, और उसके पहले राजनाथ सिंह जी के गृह मंत्री बनने पर पहले यह तय हुआ कि जो घुसपैठिए हैं उनको तो निकालना एक प्रक्रिया है, घुसपैठ को तत्काल रोकना पहली प्राथमिकता है। तो घुसपैठ रुकेगी कैसे? तो पहले सीमा पर कटीले तार लगाकर बाड़बंदी कर दी जाए। 96% बाड़बंदी हो गई, 4% बाड़बंदी शेष है। 75 क्लस्टर ऐसे बंगाल में हैं जिनको BSF को सौंपने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। अब उन क्लस्टर्स को ना सौंपने का परिणाम है कि वहां से घुसपैठ, भाई 96% हमने रोक दिया लेकिन 4% तो घुसपैठ की संभावना शेष बची है। असम में घुसपैठ पूरी तरह से रोक दी गई, त्रिपुरा में घुसपैठ पूरी तरह से रुक गई, उड़ीसा में घुसपैठ काफी कुछ नियंत्रित हो गई, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बाकायदा राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा। आपको भली भांति पता है कि झारखंड में आदिवासी गांवों का जो है वो डेमोग्राफी चेंज कर दी गई, बांग्लादेशी मुसलमान उन गांव में बैठ गए। अब घुसपैठ के लिए दस्तावेज कैसे बनाए जाते हैं भी समझ लीजिए। रायबरेली में कांग्रेस के जीशान नाम के कार्यकर्ता 6 माह पहले पकड़े गए। वो उन्होंने 20,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जन्म प्रमाण पत्र जारी करके पंचायत से उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए थे और उनका सिंडिकेट केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उनको बेनकाब किया। अब बनाते कैसे? देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट कहां से जारी होती है? स्थानीय निकाय जारी करता है। स्थानीय निकाय में बहुत सारे स्थानों पर आप जानते हैं कौन लोग बैठे हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को अपना वोट बैंक मानते हैं। जैसे दिल्ली में मोहिंदर गोयल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बाकायदा उनको दिल्ली की पुलिस ने बांग्लादेशियों को मतदाता बनाए जाने के फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर के साथ उन पर कार्रवाई प्रारंभ की। अब आप उनको वोट बैंक बना रहे हैं। बंगाल में बाकायदा ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बांग्लादेशियों को नहीं निकालेंगे, आप क्या कर लेंगे? ये वही ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बाकायदा देश से बाहर निकालने की बात करती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको वोट बैंक दिखाई दिया। आप मुझे कृपा करके बताइए, भारतीय जनता पार्टी
ये हमारे एनडीए के साथी दल कहीं पर बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को दस्तावेज दिए जाने का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, दस्तावेज उनकी घुसपैठ का समर्थन करते हैं क्या? प्रेम जी, उनको निकालने जाने का विरोध करते हैं क्या? अब यहां देखिए, जब वही अशोक जी देखिए, जब आपके यहां आप किसी भी बांग्लादेशी को वोट बैंक मानकर उसको संरक्षण देना प्रारंभ कर देंगे तो उससे जो है स्थिति बिगड़ेगी। ठीक है, बंगाल में स्थिति इसी कारण बिगड़ रही है, झारखंड में स्थिति इसी कारण बिगड़ रही है, ठीक है, दिल्ली में स्थिति इसी कारण बिगड़ी, असम में एक जमाने में घुसपैठियों को वोट बैंक माना गया। हाँ। और आपको ध्यान होगा बदरुद्दीन अजमल घुसपैठियों के वोट पर ही चुनाव जीतते थे, याद होगा आपको? नहीं, वो एक समस्या है। हसन इस बार जो चुनाव कांग्रेस के प्रेम जी सांसद जीते हैं, हाँ, वो किसके आधार पर जीते हैं? ठीक है प्रेम जी, वो वोट बैंक की राजनीति एक है जिसमें सेकुलर जिसके कारण जो है घुसपैठ की समस्या है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, उस पर मैं चर्चा से भी मैं नहीं भागूंगा, लेकिन ये सवाल बार बार जरूर उठता है कि भाई आपने कहा कि भाई 96% जो है वो जो है सीमाओं पर जो है कटीले तार लग गए, 4% है, 75 एनक्लेव हैं जहां पर वो ममता दीदी आपको काम नहीं करने दे रही। लेकिन उसको लेकर एक सवाल ये उठाया था ना कि भाई क्या इसके लेकर के क्या ममता दीदी से या पश्चिम बंगाल सरकार से 1-to-1 कोई चर्चा हुई है? क्या सरकार ने इसको लेकर कोई पहल करी है? गृह मंत्रालय, हाँ, गृह मंत्रालय लगातार ये कहता रहा है कि सीमा के 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले किया जाए। ठीक है, इसका विरोध किसने किया? आप भली बात जानते हैं, यूपीए के घटक दलों ने बाकायदा गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, वो मेरी तो जानकारी करने का कारण क्या था? वो जानकारी में है जिसका ममता दीदी ने विरोध किया था। ये सब देश की जानकारी में है। लेकिन मैं फिर आऊंगा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले अभिषेक तिवारी जी, अब दिल्ली में भी ये मुद्दा उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, और दिल्ली चुनाव में भी एक मुद्दा बन गया है। बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो हम रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं उनको निकालेंगे। तो सवाल ये है कि आपकी पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम अगर आपकी सत्ता में आए तो आपका क्या रवैया रहेगा जो बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या, उनके प्रति? ये आप मुझे लगता है आज जरूर क्लियर करें। और साथ साथ ये भी कि इस पूरे मसले पर आपकी पार्टी को क्या लगता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि ये घुसपैठ की समस्या पर लगाम लग सके? अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है पार्टी से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके इसका विरोध करने का हम मतलब घुसपैठियों का यहाँ पे एंट्री ना हो और इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। देखिए, दुख तब होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं भी चुनाव होता है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा उठाते हैं। ये जाते हैं, कहते हैं जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पे हैं और इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। ये मैं लेकर के आया हूँ, हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। ये ट्वीट में कहते हैं डी इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव शॉट रिफ्यूजी इन द कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ रोहिंग्या विल शिफ्टेड टू EWF फ्लैट इन द बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। मतलब भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना दामाद बनाने का कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का कौन समर्थन करा। और दुख तो तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनका हम वोट काट रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ, विशाल भारद्वाज नाम का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। इसने लगभग 11,000 वोट कटवाने का आवेदन दिया और वो सारे के सारे पूर्वांचली थे। तो बड़ा ही विनम्रतापूर्वक प्रेम शुक्ला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है। बांग्लादेश से जब घुसपैठिए एंट्री करते हैं, जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं, बंगाल के थ्रू, आसाम के थ्रू, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के अपने विफलता का, अपने असफलता का इस तरीके से अपना गुणगान करते हैं, अपना बखान करते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। जिस रास्ते से आते हैं, जिन राज्यों से होकर के दिल्ली आते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आकर के इनके नेता गले फाड़ फाड़ के अपने असफलता का और विफलता का बखान इस कदर करते हैं, लगता है कि इन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आम आदमी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी की आड़ में हमारे जैसे पूर्वांचलियों का आप
गला घोटने का कार्य करते हैं, उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं, तो दुख होता है एक पूर्वांचली होने के कारण, एक दिल्ली का नागरिक होने के कारण, क्योंकि दिल्ली के दिफा और दफा तय करने में हम लोग का योगदान है, हम लोग की भागीदारी है, हम लोग की सहभागिता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विफलता का परिचय किस तरीके से देती है, आप अशोक जी देख रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक जहां तक बात है, जहां जहां भी सरकार बनती है, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को के कारण यहाँ पे सरकार बने। आप झारखंड देख लीजिए किस तरीके से इन लोगों ने मुद्दा उठाया, आप बांग्ला यहाँ पे देख लीजिए, और ऑफिशियल डेटा है, इतने दिनों के जांच के बाद भारतीय जनता पार्टी केवल 5 लोगों को डिपोर्ट कर पाई है, केवल 5 लोगों के ऑफिशियल डेटा है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आड़ में केवल और केवल पूर्वांचली जो हमारे जैसे लोग दिल्ली आकर के अपना अभिषेक जी, दिल्ली का तय करते एक मिनट आपको रोक रहा हूं, उनका एक मिनट अपमान आपको करने का रोक रहा हूं। कार्य नहीं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा, ठीक है, ये चुनाव का समय है, आप पॉलिटिकल मोड में जाएंगे, मुझे उससे ऐतराज भी नहीं है, आप बीजेपी को आप घेरेंगे, मुझे उससे भी ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार पूर्वांचलियों को करके ये मैसेज देना कि पूर्वांचली और बांग्लादेशी एक है, इस तरह की राजनीति मत कीजिए, आज मत कीजिए। सुनिए ना, मैं आपको रोज बुलाऊंगा, अभी तो चुनाव में समय है ना, रोज राजनीति करिएगा। मुझे लगता है, जैसे मैं फिर कह रहा हूं, आपने ठीक है, आपने बीजेपी को घेरा, बहुत अच्छा किया, आप विपक्ष में हैं, लेकिन एक बात जो आप बताइए कि जो बात प्रेम जी ने उठाई, अगर मैं उस पर आपसे पूछूं, 75 क्लस्टर ममता, और ये पब्लिक डोमेन में है, ममता बनर्जी ने जब बीएसएफ का दायरा बढ़ा रहे थे जांच का, तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने विरोध किया। क्या आप उसे सही मानते हैं? आपको लगता है ये 75 क्लस्टर पर अगर वहां पर बाढ़ नहीं लगाने दी जा रही, तो क्या आप को लगता है ये सही कर रहे हैं? अशोक जी, विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर दिल्ली और महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो किसकी अरे बाबा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं भी आपसे विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, वो केंद्र सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार, मेरा सवाल, सरकार की विफलता, लेकिन राज्य सरकार, मोदी जी की, अमित शाह की विफलता है। एक मिनट रुकिए। अगर राज्य सरकार वहां पर जो है, अगर बीएसएफ को वहां पर जब एक नियम बनता है और जब कानून बनता है कि भाई बीएसएफ के जांच का दायरा बढ़ाया जाए, अगर वहां फेंसिंग लग रही है, राज्य सरकार वहां फेंसिंग नहीं लगाने दे, तो फिर आपको लगता है कि केंद्र सरकार को, उस सरकार को क्या उखाड़ फेंकना चाहिए? ऐसा असंभव है ये जो बात आप कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार के निर्णय में राज्य सरकार दखलंदाजी कर सकता है? सर, क्या सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी जब केंद्र सरकार की है, वहां पे राज्य सरकार वहां जाकर के, सर आप अभी गूगल कीजिए, आप गूगल कर लीजिए, अभी आप मुझे दिखा सुनिए ना, अब आप अभी गूगल कीजिए, जब बीएसएफ की जब 50 किलोमीटर बढ़ाया गया, तो ममता बनर्जी ने उसको साफ मना कर दिया कि हम अपना नहीं होने देंगे। बढ़ाया गया तो वो बढ़ा ना, कहां बढ़ा? नहीं बढ़ा, कहां नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। अपना ये कहना है दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर आ रहे हैं, किसकी अच्छा मुझे मोदी जी की विफलता है कि नहीं, बता दीजिए। अब मैं बताता हूं, सुनिए ना, अगर एक मिनट रुकिए, अब रुकिए एक मिनट सुनिए। देखिए ऐसा है कि एक बात शुरुआत की थी जो हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे जी बैठे, आनंद दुबे जी ने और प्रेम जी ने, दोनों ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कहा, और ये मैं मानता हूं बिल्कुल सही है, ये आज की समस्या नहीं है, ये 70 साल पुरानी समस्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे रिकॉर्ड हैं मेरे पास कि कब कब यूपीए की सरकार थी, तब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हिंदुस्तान में थे। तो ऐसा नहीं है कि आप आज चुनाव है तो अभिषेक जी आप मोदी और अमित शाह को आप गरियाइए ना, आपको चुनाव में फायदा मिलेगा, गरियाइए। लेकिन एक मिनट, मतलब आप गरियाने से मेरा मतलब आप विरोध कीजिए उनका, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो करिए आप, लेकिन कम से कम एक समस्या जो देश की समस्या, राष्ट्रीय समस्या है, उसको इतना हल्का मत कीजिए कि उसको आप मोदी और अमित शाह तक सिकोड़ कर रख दें। क्या इस देश में अगर 1.5 करोड़ बांग्लादेशी, जब तक मोदी जी सत्ता में आए तब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे थे, इसको आप अगर नकारना चाहते हैं तो फिर आप राजनीतिकरण कर रहे हो। जबकि मैंने पहले ही कहा था कि आज कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए ना कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। अशोक जी, चुनाव जिस राज्य में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के अंदर जाके कहते हैं बांग्लादेश के आजादी के सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जहां पे भी सरकार होती है, अभिषेक जी ये मोदी फोबिया है, मैं फिर कह रहा हूं ये मोदी फोबिया है, और आपको मोदी का विरोध करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं नहीं, मोदी फोबिया है,
ये मोदी फोबिया। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपके पास क्या डेटा नहीं है कि बांग्लादेश की भारत में घुसपैठिए कब आए? और अभी आपने सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, अभी आपने ये कहा, एक मिनट अभी आपने क्या कहा, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, अभी आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि हरदीप पुरी का, मेरे पास ये भी है कि आपके विधायक जी कह रहे हैं कि भैया रोहिंग्या को हम जो है सब कुछ दे रहे हैं। तो आप, हाँ मैं आपको दिखा देता हूं, आपके ओखला के विधायक ने कहा, कि हम सब दे रहे हैं। अच्छा महेंद्र गोयल पे क्या कहेंगे? महेंद्र गोयल पे क्या कहेंगे बताइए? महेंद्र गोयल पे क्या कहेंगे बताइए? ये इसको सुनाइए सर। कुछ नहीं, इससे साबित नहीं होता ना, बांग्लादेश इससे साबित कुछ नहीं होता। अरे तो नायक नरेंद्र मोदी, इससे साबित कुछ नहीं होता, शेख हसीना, इससे साबित कुछ नहीं होता। सुनिए, आप मोदी फोबिया के शिकार हो रहे हैं, आप बिल्कुल मोदी फोबिया के। मैं इसीलिए पहले ही कहा, मैंने पहले ही एक बात कही थी आज की डिबेट में कि आज का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शक देखें कि अगर एक गंभीर मुद्दे पर आप अगर राजनीति करना चाहते हैं, मोदी को ही गाली देना चाहते हैं, तो इसका मतलब नहीं। मुझे महेंद्र गोयल पे बताइए, ममता बनर्जी, महेंद्र गोयल पे बताइए। जब आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेश का बहिष्कार करती है, उनको भगा देना चाहिए। ये राजनीति फिर होनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैंने मुझे बताइए, एक मिनट महेंद्र गोयल अगर आपका, मैं कह रहा हूं सुनिए ना, मैं कह रहा हूं उसके लिए आप कोस सकते हैं कि ठीक है भैया बॉर्डर पर सुरक्षा नहीं थी, वो दिल्ली तक आ गया, उसके लिए आप केंद्र सरकार को कोस। एक मिनट हाँ मैं मान गया, एक मिनट, लेकिन उसके बाद आप उसके दस्तावेज बनवाएंगे क्या? आप उसको वोटर बनवाएंगे क्या? आप उसको वोटर बनवाएंगे, आप उसको दस्तावेज बनाएंगे, वोटर बनवाएंगे। अब आप वो भी मत मानिए, आप पूरी तरह से मोदी फोबिया के शिकार हो रहे हैं, और वो आपको लगता है कि मोदी को गाली देकर आप चुनाव जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस गंभीर मुद्दे पर भी आप, अगर आपका विधायक बैठ करके, आपका नेता बैठ करके डॉक्यूमेंट बना रहा है बांग्लादेशियों के, और इसको आप किस आधार पे कह सकते हैं? किस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपका कोई हाथ नहीं है? क्यों बनाया आपने? महेंद्र गोयल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? महेंद्र गोयल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? झूठ बोल रहा हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, पुलिस झूठ बोल रही है, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। मैंने सुनिए, नहीं अभिषेक जी, मैं आगे बढ़, सुनिए मुझे ना, मैं आपको दिल्ली पुलिस का बयान सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस का सौरभ द्विवेदी, सौरभ दुबे, ना बिल्कुल नहीं। मैं आपको आज राजनीति करने का मौका नहीं दूंगा। मैं आज आपको राजनीति करने, जिम्मेदारी मतलब आपका आदमी बैठ के दस्तावेज बनाए, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हद हो गई है। सौरभ दुबे, अरे तो मेरे आपके कहने से हो जाएगा क्या? दिल्ली पुलिस कह रही है, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? मैं बता रहा हूं। वाह, सौरभ दुबे बोलिए। और कब बुलाए कब नहीं? देखिए यही इस देश की राजनीति है। एक मिनट जरा सबको हटाइए स्क्रीन से। सौरभ दुबे मैं आऊंगा, सौरभ दुबे में आ रहा हूं, एक मिनट। सौरभ दुबे में आ रहा हूं, एक मिनट। सबको हटाइए स्क्रीन से, सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको। अब जरा मेरी एक मिनट सौरभ जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। देखिए सौरभ जी एक मिनट रुकिए, सौरभ जी एक मिनट रुकिए। देखिए किसी को स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, सबके माइक काट दीजिए। मुझे दर्शकों से बात करनी है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यह समस्या भारत की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन आप जानते हैं इस समस्या का हल हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि सबको राजनीति करनी है। किसी को अपने वोट बैंक की किसी को बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाना है, किसी को उसके दस्तावेज बनाने हैं कि वोट मिल जाएगा। जबकि खतरा कितना बड़ा है हम इसको लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैंने आज शुरू में कहा था कि आप लोग कृपया राजनीति कीजिए, आप खूब राजनीति कीजिए ना, 365 दिन राजनीति कीजिए, पर एक दिन कम से कम यह सोचिए कि हम इन घुसपैठियों का इलाज क्या कर सकते हैं। जिस एक दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गंभीरता से सोच लेंगी ना कि हम इसका इलाज ये करेंगे, जिस एक दिन पॉलिटिकल पार्टियां सोच लेंगी कि हम इन बांग्लादेशियों का, हमको एक वोट नहीं चाहिए, हम इनके कोई दस्तावेज, हमें इनका वोट नहीं चाहिए, हमें रोहिंग्या के वोट नहीं चाहिए। इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं, ये देखिए, आप कहते हैं ना ऐसी संस्थाएं बनी है इस देश में। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ऐसी संस्थाएं 2017 से बनी हैं जो रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लगातार भारत में बनी रहे, उसके लिए काम करती है इस देश में संस्थाएं।
इस तरह की संस्थाएं, और इन संस्थाओं को पैट्रोनेज कौन देता है? मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में राजनीति करूं। राजनीतिक पार्टियां करें राजनीति, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। मैं ये चाहता हूं देश गंभीरता से सोचे, आखिर कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या, इन बांग्लादेशियों के जो हैं मां बाप बन जाते हैं, उनके दामाद उनको बना लेते हैं। दामाद कौन बनाया अशोक जी, बताइए। ये समझिए आप इस बात को, क्यों इनके दस्तावेज, ये सिंडिकेट लगातार क्यों पकड़े जा रहे हैं? इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि इस देश में ऐसे लोग हैं जो चंद वोटों के लिए या चंद सिक्कों के लिए इन घुसपैठियों को वोटर बनाते हैं, इनके दस्तावेज बनाते हैं। इन सब चीजों का इलाज जरूरी है। एक बार सबको गंभीरता से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम इस खेल का हिस्सा ना बने। देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश को खत्म कर देंगे, और ये खतरा जानते हैं कितना बड़ा है। मैं एक छोटी सी बात करके सौरभ आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव में टिस की एक रिपोर्ट आई थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और आप 2 टूक में जाके देखिएगा, टिस की रिपोर्ट थी ये, और टिस ने कहा था, टिस की इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, और उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का इलाज नहीं किया गया तो 2050 में मुंबई में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ जाएगी। और ये मुस्लिम आबादी ये नहीं है कि यहां के मुस्लिम, वो घुसपैठिया मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों के आने से क्या कारण पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। और तब क्या हुआ था? मैं कह रहा हूं मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त टिस की इस रिपोर्ट का किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया था? किस किस ने कहा था ये बकवास रिपोर्ट है? किस किस ने कहा था अरे ये तो निकाल के, ये तो आरएसएस की संघ वालों की रिपोर्ट है, बीजेपी वालों की रिपोर्ट है? ये आप आज गूगल कीजिएगा, आपके सामने वो चेहरे साफ आ जाएंगे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो इन बांग्लादेशियों के वोट के लिए मरते हैं। आपके पास चेहरे साफ हो जाएंगे, सिर्फ देख लीजिएगा कि टिस की रिपोर्ट का किस किस ने ऑन रिकॉर्ड विरोध किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की राजनीति मत कीजिए, बख्श दीजिए, देश को बख्श दीजिए। ये देश हम सबका है, हम सब राजनीति करते रहेंगे, लेकिन इन बांग्लादेशियों के लिए राजनीति मत कीजिए, इनके दस्तावेज बनाने के लिए, इनके वोट लेने के लिए राजनीति मत कीजिए। मैं आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सौरभ आऊंगा आपके पास, और उसके बाद बाकी सब मेहमानों के पास भी एक एक करके आऊंगा। स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। 2 टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आपकी बार घुसपैठियों पर आर पार, और इसी पर चर्चा है क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा जो है, घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो लगातार गरमा रहा है, और ये गरमाना भी चाहिए। देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इनके इलाज पे चर्चा होनी चाहिए। इनका इलाज क्या है? राजनीति होती रहेगी, लेकिन आज मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके इलाज पर बात कीजिए। कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है? सब लोग क्या मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, अभिषेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, सौरभ दुबे हैं जो सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे, इस पर क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक होकर सोच सकती हैं? क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए बहुत ही गंभीर मसला है अशोक जी, क्योंकि सरहद साजिश, सेंध और सियासत, इसके कारण से, सियासत के कारण से नुकसान क्या हो रहा है कि जो हिंदुस्तान की कई स्टेट की डेमोग्राफी है उस पर कितना बड़ा असर पड़ चुका है। कई जगह तो डेमोग्राफी चेंज भी हो गई है। और आप ये छोड़ दीजिए कि 2014 के बाद से जो है बॉर्डर क्रॉस करके जो है कितने घुसपैठी अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें लगभग जो है वहाँ पर 10% जो पिछले 2014 से पहले का आंकड़ा है, उसके बाद का दे रहा हूँ
कि 10 गुना कमी आ चुकी है जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे थे। सिर्फ एक राज्य ऐसा बचा है, पश्चिम बंगाल, जहां से घुसपैठिए अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में आने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री है और वो केंद्र सरकार से समन्वय बैठाना ही नहीं चाहती। 3 बार जो है सेंट्रल यहाँ से टीमें भेजी जा चुकी हैं, जिनके ऊपर कई लोगों के ऊपर पथराव भी किया गया। मैं आपको बता दूं, बाकायदे पथराव करके उन टीमों के ऊपर ये हंस रहे हैं। इतने आपको हंसना नहीं चाहिए, इसमें समर्थन करिए आप इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, मैं स्टेट वाइज आ जाइए कि अब जो अंदर घुसे हुए रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले इस पे कार्रवाई किसने की? स्टेट ने, आसाम ने की। जब आसाम ने कार्रवाई की, वहां के मुख्यमंत्री कार्रवाई करना शुरू किए, तो ये लोग भागना, जो पहले से रह रहे घुसपैठिए थे, कहाँ इनको शरण देना शुरू किया। कुछ तो पश्चिम बंगाल के अंदर गए दोबारा वापस, कुछ लोगों को झारखंड ने बकायदे आंकड़े हैं ये, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है। भाई चुनाव कोई जीते, चुनाव कोई हारे, हमें उससे मतलब नहीं है। झारखंड में जेएमएम के मुख्यमंत्री बने, मैं उनका स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहां पर जिस प्रकार से घुसपैठियों को शरण दी गई झारखंड के अंदर, उसके आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर जब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, बाकायदे सुनिएगा, बांद्रा ईस्ट, सायन, अंधेरी ईस्ट और मीरा रोड, यहां पर जो आबादी का असंतुलन हुआ, वहां पर बाहर से आए लोग, जिसके अंदर घुसपैठिए ज्यादा हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए, ये जो बांद्रा ईस्ट का इलाका है, अभी घटना बांद्रा वेस्ट में घटी है। बांद्रा ईस्ट में लगभग जो है वो बताया जा रहा है कि 20 से 22 हजार बाहर से लोग आकर के बसे, जिनके फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, जिनके दस्तावेज पकड़े गए। और ये समय भी बता रहा हूं मैं, जब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सिख का कार्यकाल है, जब तक भाजपा के मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। दूसरी बात, अब आ जाइए सबसे बड़ी बात की पश्चिम बंगाल के ऊपर। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी, क्योंकि मेरे को जो दूसरी इन लोगों की इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बाकायदे इस पर चर्चा हुई थी कि जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब एनआरसी जो है सरकार लेके आ रही थी, मोदी सरकार सीए आ रही थी, तो इसके विरोध में उन्होंने बात कही कि जो जहां पर है उनको यथास्थिति रखा जाए। और इसमें सबसे बड़े खुल करके अगर कोई आया तो वो थे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कि एसडीएम की जो पोस्टिंग होती है, गीता कॉलोनी में एसडीएम की पोस्टिंग उन्होंने इधर बकायदे की हुई है, उधर शासकीय। अरे सुन लीजिए भाई, अरे मैं बेतुकी नहीं कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। एसडीएम की पोस्टिंग मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से उप मुख्यमंत्री थे, हुई थी वहां पर, उन्होंने पैरवी की थी। और उसी कार्यालय, सुन लीजिए, गीता कॉलोनी कार्यालय एसडीएम ऑफिस के नीचे बाकायदे ये दस्तावेज बनाते हुए पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने रेड मारी तो गीता कॉलोनी जो एसडीएम ऑफिस है, वहां पर जो पासपोर्ट केंद्र है, पासपोर्ट केंद्र के पास ये फर्जी आंकड़े बनाते पकड़े गए। दर्द होगा और सच्चाई खुल रहा है। सुनिए, ऐसा है ये आज की डिबेट, एक मिनट जरा, ये जरा वर्सेस हटाइए। देखिए एक मिनट सुनिए, आज की डिबेट सिर्फ जो है दिल्ली सेंट्रिक नहीं है। एक मिनट रुकिए, नहीं, कोई निजी टिप्पणी नहीं, सबको हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, कोई निजी टिप्पणी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट, कोई निजी टिप्पणी नहीं किसी को लेकर। ओके, रुकिए सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट रुकिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये डिबेट बड़ी है, समय हमारे पास सीमित है, ठीक है। एक बात जरूर आई, सीए एनआरसी की बातें, सीए तो खैर नहीं है, लेकिन एनआरसी की बात आई, तो मुझे लगता है कि एनआरसी एक सॉल्यूशन हो सकता था कि लोगों को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन सवाल है कि एनआरसी का विरोध फिर क्यों? उन सब पर भी सबकी राय ले लेता हूं, लेकिन पहले मैं निखिल जैन आपके पास आ रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं निखिल जैन, आज सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि सॉल्यूशन क्या है इसका। राजनीति तू मैं की तो नहीं, आप एडवोकेट भी हैं, आपने भी देखा है कि इनको निकालने की प्रक्रिया हो सकती है, एक प्रक्रिया बन सकती है, क्या कुछ हो सकता है? अशोक जी, पौना घंटा बाद मुझे समय मिल रहा है बोलने का, तो शायद 2 मिनट मुझे मिलेंगे बिना इंटरप्शन के। आपने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर मंत्री या प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो सरकार के होते हैं, भारत के या किसी प्रदेश के, उनका नाम जरूर लूंगा। 1971 में जब पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ की किस्सा शुरू हुआ, ये तब शुरू हुआ जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की जनता पे उत्पीड़न शुरू करा। बहुत सारे लोग भाग के यहाँ पर आए, असम में उनमें से बहुत सारे बसे, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बसे, और तब से ही असम में ये चर्चा होने लगी कि असम की डेमोग्राफी बदल रही है और जो भी बांग्लादेश से आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, या कम से कम असम के नागरिक ना बन पाए, ताकि वो वोट देके डेमोग्राफी ना बदल पाए। ये मुद्दा राजनीतिक तौर पे बढ़ता गया, चढ़ता गया। उसके बाद अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई, और फाइनली क्या होता है कि 2004 में जब
उस समय के भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री से पूछा जाता है कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में प्रवास करते हैं। 1,20,00,000 की संख्या दी जाती है। 2016 में जब भारत सरकार के राज्य गृह मंत्री से पूछा जाता है तो संख्या दी जाती है 2 करोड़ की। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि एक एनआरसी होगी केवल असम के प्रदेश में और इसमें उन लोगों को चिन्हित करा जाएगा जो भारत के नागरिक ना होकर भी असम में रह रहे हैं। उस रिपोर्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है 31 अगस्त 2019 में। पाया जाता है कि 19 लाख लोग असम में ऐसे हैं जो बांग्लादेश के या फिर किसी और कंट्री के नागरिक हैं लेकिन भारत में गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। सबसे पहले उसका विरोध किसने करा? हिमंता बिस्वा शर्मा नाम के एक असम के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं लागू होने देंगे। 2022 में असम का चुनाव हुआ, उन्होंने फिर कहा कि हम ये एनआरसी को नहीं मानेंगे। बीच में यह भी हुआ कि 2019 में जब इस रिपोर्ट का खंडन करा गया, एनआरसी की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी, तो भारत सरकार एक कानून लाती है और कहती है कि 2014 तक फिलाने समुदाय से जो भी गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आए हैं बांग्लादेश से और 2-4 और देशों से, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी हमें नहीं पता। 2022 17 अगस्त पे हरदीप सिंह पुरी जो उस समय देश के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा बांग्लादेश से जो माफ करिएगा म्यांमार से जो भी घुसपैठिए आए हैं हम उनको बक्कड़ डीडीए में फ्लैट देंगे और 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देंगे। बीएसएफ का एक जिक्र हुआ कि बीएसएफ तारबंदी करने लगती है और उसमें राज्य सरकारें बाधा डालती हैं। बात यह है कि बीएसएफ की जो पावर्स थी सर्च की, सीजर की और अरेस्ट की, वो असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में 15 किलोमीटर थी। बॉर्डर से 15 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर बहुत होता है सीमा। 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, नॉट 15 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। 15 किलोमीटर तक उनकी पावर थी, तो वो नाकाबंदी जो भी उन्होंने करनी थी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम 50 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। इसका विरोध जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल की उस तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने विरोध करा। अब इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कौन सी पार्टी गैर कानूनी अप्रवासियों को देश में रखने के पक्ष में है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पार्टी पक्ष की भी बात कर चुकी हैं, बहुत सारी पार्टी विपक्ष की भी बात कर चुकी हैं। अब उसके बाद एक टिस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि 3 विद्वानों ने ऐसा कहा। टिस की वो 3 विद्वानों की रिपोर्ट थी, 19 नवंबर 2024 में वो पब्लिश हुई, जिसमें कहा गया कि इस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, अब एक समुदाय की संख्या बढ़ जाएगी मुंबई में अगर ये रोहिंग्या आते रहे। एक छोटा सा इस पे ये भी है कि 500 विद्वानों ने फिर उस रिपोर्ट का खंडन करा और उसमें अकादमी कमियां दिखाई। बट वो खैर इशू नहीं है। इशू ये सर इशू नहीं, ये इशू नहीं, यही मैं कह रहा हूं। एक मिनट यही देखिए, आपने 2 मिनट कहा था, मैंने आपको 3.5 मिनट नहीं रोका। लेकिन दिक्कत है खेल ऐसे ही खेला जाता है कि ये कह दिया कि कल को 500, ये लोग कौन थे 500 एकेडमिशियन जो आए? इस तरह की देश में किस तरह के नैरेटिव बनाए जाते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रिटायर्ड जज पकड़ लो, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो और 500 लोग हस्ताक्षर करके दे दो। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो आपको ऐसे 500 टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको साइन करके दे देंगे कि हाँ घुसपैठी रोहिंग्या के लिए, रोहिंग्या को यहां बसाना चाहिए। ऐसे एकोमोडेशन मैंने बहुत देखे हैं और वो किस तरह के खेल खेलते हैं, किसके इशारे पर खेल खेलते हैं, ये भी मत छोड़िए। तो इसमें मत जाइए। उन 50 लोगों ने विरोध, तो क्योंकि आपने ये बात कही ना, आप ये बात कह के फिर आप कह रहे हैं मैं इसकी बात, क्योंकि यही आप एजेंडा फेंकना चाहते थे। मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये एजेंडे मत फेंकिए, देश के लिए कम से कम सोचिए। आनंद दुबे जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं प्रेम जी से रिस्पॉन्ड लूंगा। बड़े सारे सवाल हैं। अशोक जी, सौरभ दुबे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में बहुत 20,000 के करीब घुसपैठी आए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 20 जून 2022 को वो पद से हटा दिए गए थे। मतलब करीब 2.5 साल का एक उनको मिला था मौका। इस 2.5 साल में बांद्रा ईस्ट और वेस्ट की आबादी है करीबन 2.5 लाख से 3 लाख के बीच। 2.5-3 लाख में 20,000 रोहिंग्ये या बांग्लादेशी या घुसपैठिए जो भी नाम दे आप बढ़ गए। सौरभ दुबे जी के पास ये जानकारी है, लेकिन गृह मंत्री जी भारत सरकार के पास नहीं है, गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, एनआईए के पास नहीं है। हम तो बड़े हैरान है कि इतनी बड़ा, इतने गंभीर जानकारी, इतने महत्वपूर्ण विषय में 4 जगह आनंद जी सुनिए, 1 मिनट आनंद जी, 4 जगह के आंकड़े बताए, सुनिए सौरभ जी सुनिए ना, सौरभ जी सुनिए, एक मिनट सौरभ जी सुनिए, आनंद जी आप भी सुनिए, आनंद जी आप भी सुनिए मेरे पास। मैं 30 सेकंड में एक ब्रेक लूंगा। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन्होंने सवाल उठाया, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। मैं आज ना इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या आपकी पार्टी एनआरसी का समर्थन करती है अगर घुसपैठियों को निकालना है?
अरे क्योंकि आपको चिन्हित करना पड़ेगा ना। नहीं। अच्छा बात बताइए, कौन देश के खिलाफ हो सकता है अशोक? नहीं सर, अरे एनआरसी के खिलाफ इस देश में कितना एजेंडा चला मुझे बताने की, मैं आपसे पूछता हूं, आज आप मुझे ऑफिशियली बताइए, दुनिया की आज आप ऑफिशियली बताइए, आप एनआरसी के पक्ष में है कि एनआरसी होना चाहिए घुसपैठियों को निकालने के लिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए। इसमें ये सवाल पूछना भी मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, होना ही चाहिए ना। कौन कह रहा है कि नहीं होना चाहिए? एक मिनट, कोई बात नहीं, अलायंस के वो जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट, मैं एक छोटा सा, ठीक है, नहीं अलायंस के वो जिम्मेदार नहीं है, अलायंस की जवाब अलायंस देगा। आनंद दुबे जी, मैं आपके इसके लिए स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि कम से कम शिवसेना ने आज ये कहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, कि एनआरसी का समर्थन करते हैं, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करिए और देश से निकालिए, उसके लिए एनआरसी जरूरी है, एनआरसी का समर्थन करते हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं जरूर चाहूंगा कि बताइए एनआरसी पर आप लोगों की क्या लाइन है, पार्टी लाइन है, आपके इस पक्ष में कि घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करा जाए, निकाला जाए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बात कर रहे हैं अब की बार घुसपैठियों पर आर पार। जल्दी से मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, निखिल जी 30 सेकंड में, एनआरसी पर आपको क्या लगता है कि सब पार्टियों को एनआरसी का एक फॉर्मूला मानना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफाई करेंगे तब तो निकालेंगे ना उनको? अशोक जी, एनआरसी या कोई भी एक्सरसाइज जो उन लोगों को चिन्हित करे जो भारत में गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, किसी और देश के नागरिक हैं, और उनको नागरिकता लेने से रोके, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा। लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो देश के गरीबों को डिमोनेटाइजेशन की तरह लाइन में खड़े कर दे, कागजों के लिए भागने के लिए परेशान करे, उस एक्सरसाइज को नहीं। तो अगर सरकार को डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं करी ना, मैंने सवाल पूछा, मैंने सिर्फ पूछा एनआरसी का समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कांग्रेस को इसका समर्थन करे। हालांकि कांग्रेस, निखिल जैन कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है और कांग्रेस ने अब तक एनआरसी पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किया। अभिषेक जी, जल्दी से, क्या आपको लगता है एनआरसी को लाना चाहिए जिससे कि कम से कम आइडेंटिफाई तो करें? छोड़ दीजिए कौन लाया किसकी। मैं ये भी जवाब दे दूंगा। उससे पहले मैं ये डेटा लेकर के आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को दामाद बनाती है। ये केवल जब चुनाव आता है वहां पे जाकर के उस पर राजनीति करते हैं। मुझे लगता है दुर्भाग्य है। और ये मैं एड्रेस बाकायदा बता रहा हूँ, बक्करवाला में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, फीमा सुरक्षा उनके पास है, उनको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। अब आप सवाल पर देखिए, जहां तक घुसपैठियों की बात है, जहां पे बांग्लादेशियों की बात है, कोई भी एक्सरसाइज जहां जो भी इनलीगल यहाँ पे रह रहे हैं उनको तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। वो चाहे एनआरसी हो चाहे कोई और एक्सरसाइज करके उनको घुसपैठियों को 1 मिनट भी भारत के अंदर रहने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, एनआरसी इस तरह की कोई प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया जिसमें घुसपैठियां आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। प्रेम शुक्ला जी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ओके, आम आदमी पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है। ओके सर, ओके, समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, कम से कम मुझे नहीं मालूम पॉलिटिकल कंसेंसस, लेकिन मैंने तो यहाँ पे डिबेट में अपनी एक कंसेंसस बना दिया है कि एनआरसी को लाइए, सब सपोर्ट करेंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे। निश्चित एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के दामाद मोहिंदर गोयल ही बना रहे हैं बांग्लादेशियों को। ये दामाद किसने बनाया? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, ये तो पता होना चाहिए। अशोक जी, ये तो पता होना चाहिए ना, ये दामाद किसने बनाया? बक्करवाला में घर दिया है दामादों को। ये खेलना, प्रेम जी को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाइए, ये मत करिए। दामादों को घर दिया, नहीं, दामादों को घर किसने दिया? भाजपा ने दिया। ये तू मेहमानी, आपने अपनी बात रखी, आपने भी तो कहा वो दामाद ला रहे, उनको भी कहने दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ दामादों किसने रखा है? ओके, प्रेम जी बोलिए। इनके बीच में बोला था। प्रेम जी बोलिए। इनके बीच में तो नहीं बोला था मैं। प्रेम जी बोलिए, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं माइक कटवा दूंगा। बोलिए। जब सीएए आया और उसके साथ एनआरसी लाने की बात हुई तो केजरीवाल जो है लाल पीले हुए थे कि नहीं, याद कीजिए आप। ममता बनर्जी लाल पीली हुई थी कि नहीं? कांग्रेस लाल पीली थी कि नहीं?
कम्युनिस्ट लाल पीले थे कि नहीं? सब लाल पीले हुए थे। और शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर करना होगा। अभी निखिल जैन कह रहे थे कि सीए क्यों लाया गया। अरे सीए महात्मा गांधी चाहते थे सीए आए। ये जो है 1947 में ये निश्चित किया गया था जब इस देश का विभाजन हुआ कि जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, यहां जो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध जो वहां बच रहे हैं, अगर उनको उत्पीड़ित करेंगे इस्लामी राष्ट्र के नाम पर, तो उनको शरण देना भारत का दायित्व होगा। ये तो महात्मा गांधी जी का वादा था। बिल्कुल का निर्वाह कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि किया क्या कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को IMDT कानून जैसे कानून बनाकर उनको रखा। घुसपैठियों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। घुसपैठियों को दस्तावेज उपलब्ध कराए, घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया, और जो शरणार्थी थे उनका उत्पीड़न किया। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शरणार्थियों को शरण दिया, हिंदुओं को, ईसाइयों को, पारसियों को, जैनों को शरण दिया हमने। जी। और उसका विरोध केजरीवाल कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है सर। सौरभ दुबे, सौरभ दुबे, क्या आपको लगता है यहाँ पर तो एक कंसेंसस बना, लेकिन क्या पॉलिटिकल एक कंसेंसस बन जाए, NRC या कोई एक प्रक्रिया बन जाए, तो मुझे लगता है देश के लिए बड़ा जरूरी है आज। देखिए, निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के सदन में, विधानसभा में बाकायदे वहाँ के मंत्री थे विक्रमादित्य जी, उन्होंने क्या बयान दिया था कि ये जो मस्जिद है इसके पास की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है, और उसके अंदर जब जांच की गई तो वहां पर कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस के ही मंत्री सवाल उठाते हैं तो भी ये लोग वहां पर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बकायदे प्रमाण पत्र देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है अरे भैया, भाजपाई प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सबको थोड़ा सा मुझे लगता है जब एक देश के सामने कोई समस्या आती है। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कभी ओकेजन आता है ऐसा, जब देश के लिए, तो सबको खड़ा होना चाहिए। घुसपैठ की समस्या से भी सबको जो है अपनी राजनीतिक जो दायरे तोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके घुसपैठ की समस्या से, और इसके लिए CA के बाद NRC की जो बात थी, NRC को लेकर के एक कंसेंसस बने और घुसपैठियों को लात मारकर इस देश से भगाया जाए। लेकिन राजनीति चलती रहेगी, देखते रहिएगा। ना चले तो अच्छा है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।